हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं? तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आपका जो पेपर 3 का जो सामान्य ज्ञान का पेपर जो होने वाला है, इसका प्रैक्टिस सेट 32। अभी तक आप लोगों ने जो है 31 प्रैक्टिस सेट देख लिया है और प्रत्येक वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे 40 सवालों को क्लियर करते हैं। और आपका जो परीक्षा होने वाला है 12 तारीख को आपका होने वाला है अप्रैल में। तो सभी लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा जानकारी हम लोग विस्तार में लेंगे, समझेंगे सारे प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका यहाँ पे सामान्य अध्ययन का जो पूछा जा रहा है, ये आपका मैप यानी कि ज्योग्राफी वाला मैप के बारे में जानकारी रखते होंगे तो बिल्कुल ही आसानी से आप इसका आंसर दे लेंगे, है ना। सवाल क्या पूछ रहा है कि मानचित्र मापनी में हर जो है ये क्या व्यक्त करता है। तो देखिए, मानचित्र मापनी जो होता है उसमें अंश और हर दोनों का जो है जरूरत पड़ता है, ठीक है। अंश और हर दोनों का जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो हर का प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, तो इसका क्या आंसर हम लोग करेंगे। अगर यदि किन्हीं को पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट भी कर सकते हैं कोई भी प्रश्नों का आंसर कि हाँ सर इसका आंसर ये होना चाहिए, चाहे इसका आंसर ये होगा। आपका जो कमेंट आएगा मैं उसको अगले वीडियो में आप लोग का नाम के साथ में भी ये बताऊंगा कि हाँ इन्होंने सही कमेंट करा था, है ना। चलिए, तो बहुत सारे लोग सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए धरातल की दूरी, ठीक है। मानचित्र मापने में जो हर व्यक्त करता है वो धरातल की दूरी को व्यक्त करता है और मानचित्रों पर धरातल की दूरियों को पता लगाने के लिए समान विभाजन का उपयोग किया जाता है। और मानचित्र की मापनी जो है मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और धरातल की दूरी के अनुपात को बताती है। हर जो है ये संबंधित जमीनी दूरी को दर्शाता है, यानी जमीनी दूरी को, जैसे धरातल है तो ये जमीनी दूरी को ये दर्शाएगा, ठीक है। और मानचित्र पर एक इकाई जो है जमीन पर कई इकाइयों के बराबर होते हैं। इसे जो है अनुपात, पैमाना या फिर प्रतिनिधि अंश के रूप में भी जाना जाता है, समझे। तो इतना सारा चीज़ आपको याद नहीं रखना है। अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं तो सिंपल ये जो सवाल है आप लोग का जो लेवल है मानचित्र मापनी में हर का क्या मतलब होता है, तो धरातल की दूरी को मापने में इसका व्यक्त करता है ये अपना, ठीक है, पोटेंशियल को। उसके बाद अगला सवाल देखिए 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 4 है मापनी विधि का रूप, है ना। एक रेखीय मापनी है, आरेखीय मापनी है, प्रतिनिधि भिन्न है और तुलनात्मक मापनी है। अब इसमें से कौन सा मापनी है जो किलोमीटर और मील दोनों को जो है दूरियों को दर्शाता है। 52 का आपको आंसर करना है तुलनात्मक मापनी में, ठीक है। तुलनात्मक मापनी के द्वारा जो है किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। जिस मापनी के द्वारा एक से अधिक मापक प्रणालियों में दूरियों को प्रदर्शित किया जा सके तुलनात्मक मापनी कहलाता है। जैसे कि मील और किलोमीटर, मील एवं गज, ये शरीर क्या है, तुलनात्मक होते हैं। कई बार जो है इस मापनी के द्वारा समय एवं दूरी का तुलनात्मक प्रदर्शन भी किया जाता है, समझे। तो याद रखिएगा इसको, तुलनात्मक मापनी। 53 नंबर सवाल है कि एटलस मानचित्र जो है किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं। जो एटलस मानचित्र जो आप लोग देखते होंगे, पढ़ाई में प्रयोग करते होंगे, ये जो मापक हैं ये जो है किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं। 53 का आपको आंसर करना है बहुत ही छोटा मापक। नहीं तो अब इतना बड़ा का एटलस लीजिएगा तो पूरा दुनिया इसी में समाया हुआ रहता है, कहाँ से आप समझ पाइएगा, बहुत छोटा रहता है कि नहीं। 53 है ना, एटलस मानचित्र जो है बहुत ही छोटा मापक पर खींचे गए ये होते हैं। और छोटे पैमाने के मानचित्र भी होते हैं जिनमें स्थल का एक भाग जो है मानचित्र पर बहुत छोटी जगह को कवर करता है। अत्यंत छोटे पैमानों के मानचित्रों में एटलस और ग्लोब मानचित्र शामिल होते हैं। सबसे प्राचीन मानचित्र में जो है मेसोपोटामिया में खोजा गया था। सबसे प्राचीन मानचित्र जो है ये जो है मेसोपोटामिया को खोजा गया था, जो 2500 ईसा पूर्व में मिट्टी की पट्टिका पर बनाया गया था। तो मानचित्र जो है पहले से भी ये बनते आ रहा है, 2500 ईसा पूर्व से मानचित्र का जो है प्रचलन चला हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। भूमिगत जल जो है इसमें से कितना प्रतिशत भाग जो है ये कृषि के लिए प्रयोग में आता है। क्या आंसर करिएगा आप लोग, आंसर करिएगा 54 का ऑप्शन डी, 0.92%, ठीक है। 0.92% जो है भूमिगत जल ये कृषि के लिए प्रयोग में आते हैं। उसके बाद 55 नंबर सवाल है कि शहरीकरण मुख्य रूप से भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव लाता है। शहरीकरण जो है वो भूमि उपयोग पैटर्न में किस तरह का बदलाव लाता है। 55 का आंसर करिएगा आप लोग, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बस्तियों में परिवर्तित करना। ग्रामीण शहरी कैसे बन गए, मान के चलिए कोई ग्रामीण, आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, आप किसी गांव में रहते हैं। अब ये आपका गांव है और इस गांव से ऐसे करके रास्ता आपका एक निकला हुआ है। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप गांव से निकलते हैं यहाँ पे आपका 4 रास्ता है, क्या है, 4 रास्ता।
अब यहाँ पे इधर से भी घर बन गया, इधर से भी घर बन गया, इधर से भी 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 बन गया, इधर से बन गया। अब यहाँ पे लोगों का आना जाना चालू हो गया। अब ये जो पहले से इतना घर बने थे, अब पॉपुलेशन बढ़ा, लोग आना जाना चालू किया, यहाँ पे दुकानें बढ़ना चालू कर देंगी, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये पूरे सर्कल में बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरह से शहर बसता है। तो वही है इसका आंसर कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बस्तियों में परिवर्तित करना ही जो है शहरीकरण मुख्य रूप से भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव लाता है। इसी तरह से ये बदलाव लाता है, समझे। उसके बाद 56 नंबर का सवाल देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र खाली स्थान से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 56 का ए, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील से परे जो है महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित होते हैं और कोई भी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार से जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र तटीय आधार पर 200 समुद्री मीटर तक का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार है। इससे बाहर अगर जब जाते हैं तो दोहन का अधिकार चाहे कुछ भी इसका प्रयोग करने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, और इस क्षेत्र के बाद जो है उच्च सागर का विस्तार होता है जहाँ सभी राष्ट्रों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं और भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर क्षेत्रीय सागर तट आधार रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल मील की दूरी तक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझ गए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 57 सवाल क्या पूछ रहा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। 57 का आंसर करिएगा लोग पंजाब। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है और यह जो है पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का 80% से अधिक है, मतलब कि यहाँ पे सबसे अधिक खेती होता है। मान के चलिए 100 किलोमीटर स्क्वायर में पंजाब फैला हुआ है, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, तो यहाँ पे 80 किलोमीटर के स्क्वायर में क्या है, खेती किया जा रहा है। ठीक है, और सिंचित भूमि के मामले में पंजाब देश में शीर्ष पर आता है। इसकी 98% फसल सिंचाई के अधीन है और पंजाब में 4.2 मिलियन हेक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 83.4% खेती योग्य है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पंजाब में बहुत खेती होता है, समझे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। अब तालाब में अगर यदि कोई मछली का पालन करना चाहेंगे तो कौन सी मछली का जो है लेकर के आएंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चाहे तो आप कैटलास को लेकर के आइए, चाहे आप रोहू को लेकर के आइए, या फिर कॉमन कार्प्स जो मछली होता है उसको लेकर के आइए, या फिर ग्रास कार्प्स जो मछली होता है इसको लेकर के आइए। ये सारी मछलियाँ क्या है यहाँ पर तालाब में जो है अच्छी तरह से पल सकते हैं, समझे। और शार्क वगैरह क्या है, यहाँ पे देखिए शार्क है, तो शार्क कहाँ पे रहे, तालाब में रहेगा आपका, नहीं ना रहेगा। तो ये तालाब के लिए अलग मछलियाँ पाली जाती हैं खाने वाले। अगला सवाल आपका है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है। अब 59 नंबर का आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन बी कर देना है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद करना, उसको वितरण करना, उसको भंडारण करना, ये सारा काम जो है भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत में होता है, वही इसका जिम्मेदार होता है। और यह जो है एक संवैधानिक निकाय होते हैं, संविधान की तरफ से बनाए जाते हैं इसको, और इसकी स्थापना जो हुई थी 14 जनवरी 1965 ईस्वी को किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका गठन जो है खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधीन में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना और इससे संबंध अनुषंगिक कार्यों को देखरेख करना भी है। तो भारतीय खाद्य निगम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित हुए। अब विदेशी प्रतिस्पर्धा देखिए, डेयरी उत्पादन है, चमड़ा उद्योग है, वाहन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। क्या इसका करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे, इसका करेक्ट आंसर करेंगे कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विभाजन के कारण भारत के उद्योग जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, ये हैं जूट और कपास के उद्योग। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण भारतीय कपड़ा उद्योगों को भारी प्रतिस्पर्धा मतलब समझ रहे ना, कंपटीशन
जो अंग्रेजी मीडियम में होंगे वो कंपटीशन समझिएगा। तो भारतीय कपड़ा उद्योगों को जो है भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में कपास का उत्पादन फैलने लगा और उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा करे। तो यहाँ पे कपड़ा का जो है प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह से प्रभावित हुए, क्योंकि हम लोग कपास वगैरह क्या करते थे, बाहर भेजते थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कितने रैंक पर आता है। पानी जो आप लोग पानी को बहाते हैं ना, ये वही पानी है कि कितने नंबर पे आते हैं, तो 61 नंबर का करिएगा, 133। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार जो है भारत 164 देशों में 133वें स्थान पर आता है। देश में प्रति व्यक्ति वर्षा जल उपलब्धता जो है 1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत का 3000 क्यूबिक मीटर का लगभग आधा है। और वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है 1816 घन मीटर, ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसका आप लोग करिएगा, दुनिया में 133वें नंबर पर हम लोग आते हैं। 62 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तेल का भी क्या है, पूरा मारामारी चल रहा है, पेट्रोल डीजल गैस, क्योंकि ये सारे बाहर से आते हैं, है ना, लेकिन हमारे भारत में भी कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करना है आपको असम। असम राज्य में तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। असम में प्रथम खनिज तेल 1867 में माकुम में खोजा गया था। और भारत में पहला व्यावसायिक तेल उत्पादन असम के डिगबोई का आप लोग नाम सुने होंगे। असम के डिगबोई में जो है 1889 में शुरू हुआ था। और असम के तेल क्षेत्रों में डिगबोई, और उसके बाद आपका है नहरकटिया, उसके बाद आपका है हगरीजान मोसान, और उसके बाद है सुरमा नदी घाटी, ये सारे प्रमुख है। ठीक है, हगरीजान मोराना क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर पाई जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, असम प्रमुख हो जाता है, असम का डिगबोई ज़्यादा फेमस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। ठीक है, अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर करिएगा मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। मुंबई के पश्चिमी घाट से 176 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई क्षेत्र है और एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई की खोज जो है 1974 में रूसी और भारतीय सर्वेक्षण टीम ने किया था। यहाँ से वर्ष 1976 ईस्वी से ही तेल की प्राप्ति हो रही है और इस सागरीय तेल क्षेत्र से तेल निकालने हेतु जापान से सागर सम्राट नामक जहाज को मंगाया गया था। समझे, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद आपका है 64 नंबर सवाल। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक खाली स्थान झील का निर्माण किया गया था। 64 नंबर का आंसर करिएगा भोपाल में। ठीक है, 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किया गया था। भोपाल झील, जिसे ऊपरी झील या फिर भोजताल झील के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण जो है राजा भोज के शासनकाल के दौरान हुआ था। और राजा भोज जो है परमार वंश के एक विद्वान राजा थे और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जो है इन्होंने अपने त्वचा रोग पीड़ित होने के उपचार हेतु बनवाया था। और राजा भोज ने कोलांस नदी के प्रवाह को रोकने हेतु एक विशाल बांध बनाने का भी आदेश दिया था। परिणामतः जो है इस झील का निर्माण हुआ था। राजा भोज आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली गाना भी निकला हुआ है कि नहीं। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग समझ गए। सबसे बड़ा कृत्रिम झील का जो निर्माण किया गया था भोपाल में किया गया था। इसका क्या क्या नाम से जाना जाता है इसको, तो इसको भोपाल झील के नाम से जाना जाता है या फिर भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भोजताल। ठीक है, क्योंकि इसके राजा भोज ने इसको बनवाया था तो इसलिए भोजताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। 65 नंबर सवाल देखिए। आज बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि खाली स्थान के लिए भी बनाए जाते हैं। अब जो बांध बनाए जाते हैं तो सिर्फ सिंचाई करेंगे बांध से नहीं ना, बिजली उत्पादन करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन भी करेंगे। उसके बाद घरेलू और औद्योगिक उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति भी आप इसे कर लेंगे। बाढ़ का नियंत्रण भी हो जाता है बांध बनाने से। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ों के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। अगला सवाल आपका है 63। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई। 63 का क्या आंसर करेंगे आप लोग, बाघ परियोजना का जो शुरुआत है ये कब हुई। तो 66 का जो आप लोग आंसर करेंगे वो करेंगे भी 1973 ईस्वी में।
बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में हुई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 के तहत में भारत में पहली बार बाघ गणना कराई गई और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अप्रैल 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व जो है कैलाश सांखला ने किया था और भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता था। और भारत में टाइगर रिजर्व की जो है 55 है, जहाँ पे 55 जगहों पर बाघ को रखा जाता है। अक्टूबर 2024 के अनुसार से भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है, जहाँ पे बाघों की संख्या कितनी थी? 785 बाघ थे। ठीक है, कितनी? 785 बाघ थे, ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घास की एक प्रजाति है जिसे वनस्पतियों और जीवों की संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 67 का आप लोग आंसर करिएगा। हबार्डिया हेप्टेन्यूर, क्या पढ़ाएगा ये? हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको क्या किया गया है कि संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में इसको वर्गीकृत करके रखा हुआ है। ठीक है, संकटाग्रस्त या फिर संकटापन्न से आप क्या समझते हैं? बस इसका मतलब ये होता है जो बिल्कुल अब समाप्त होने वाला है। क्या होने वाला है? बिल्कुल समाप्त होने वाला है, जिसको अब रेड बुक के नाम से भी जानते हैं। अगर यदि रेड बुक में किसी का नाम शामिल हो गया, समझ लीजिए वो क्या है? प्राणी हो, जीव हो, पेड़ हो, पौधा हो, उसका मतलब यह है कि उसका अब अस्तित्व जो है खतरे में है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन सी करिएगा। उसके बाद 68 नंबर सवाल है कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? 68 का आप लोग आंसर करिएगा मध्य प्रदेश का। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह कोयला क्षेत्र जो है सोन और महानदी मास्टर बेसिन के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस कोयला खदान से 70 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष कोयला खनन होता है और इस खदान में कोयला भंडार गोंडवाना कोयला का है। और कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख प्रकार जो होते हैं, 1 नंबर का कोयला जो होता है उसमें कार्बन सबसे अधिक होता है, वो होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद 2 नंबर का जो कोयला होता है उसको कहा जाता है बिटुमिनस। उसके बाद 3 नंबर का जो कोयला होता है वो कहा जाता है उसको लिग्नाइट। और जो 4 नंबर का जो कोयला होता है उसको कहा जाता है पीट। तो कोयला के चारों प्रकार को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 69 नंबर का सवाल है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सी है जो प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? इसमें विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सारे हैं। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत जो है एक द्वितीय ऊर्जा क्षेत्र है। जैसे कि विद्युत मतलब समझ रहे हैं ना, बिजली। तो बिजली का जो है दूसरा नाम ऊर्जा वाहक है, जो इंगित करता है कि इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे कि ताप या फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने की क्षमता है। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर एवं पवन ऊर्जा आदि के जो है परिवर्तित होकर बनाई जाती है। तो ये जो है प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 70 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? जो उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है उसका संबंध आपको बताना है। 70 नंबर का क्या आंसर करेंगे? सीमेंट उद्योग करेंगे। सीमेंट उद्योग का कृषि से कुछ संबंध है? नहीं है ना। सूती वस्त्र आपका कृषि से है, चीनी कृषि से है, जूट वस्त्र कृषि से है, लेकिन सीमेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 71 नंबर, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? अब किसी भी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है उसको कौन जारी करता है? उसको जारी करता है चुनाव आयोग। कौन जारी करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव करवाने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। राष्ट्रपति चुनाव करवाएंगे क्या? नहीं। प्रधानमंत्री भी नहीं करवाते हैं, राज्यपाल भी नहीं करवाते हैं। चुनाव से रिलेटेड सारा काम कौन करवाते हैं? चुनाव आयोग करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर सवाल है, नीचे दिए गए देशों में से किस देश में लोगों को सबसे कम विश्वास है कि उनके वोट से कोई फर्क पड़ता है? 72 नंबर का आंसर करना है आपको पाकिस्तान। ठीक है, क्या है? पाकिस्तान। इनके जो लोग हैं इनको जो है सबसे कम विश्वास होता है कि इनके वोट से जो है कोई फर्क पड़ता भी होगा। क्या समझे? मैं हंस रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है ही ऐसा। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो देश के लोग जो हैं सबसे कम विश्वास है इन लोगों को कि उनके जो है वोट से कोई फर्क पड़ता है। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था हम लोगों से एक दिन पहले। 1988 में जनरल जियाउल हक है ना, जो व्यक्ति थे जो 1980 से लेकर के 1988 तक जो है तानाशाह रहा है ना,
इसकी जो है मृत्यु के बाद पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना कर दी और बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस वो लोग मनाते हैं, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा शेख मुजीबुर रहमान का, बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो सबसे कम जो प्रभाव पड़ता है ना वोटों का, वो पाकिस्तान में ही पड़ता है। यहाँ पे लोग उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, सैन्य शक्ति लागू हो जाती है, तानाशाह लोग आ जाते हैं, समझे। चलिए इन सभी पचड़ों में आपको नहीं फंसना है, बढ़ते हैं सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? 73 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये जो है लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषताएं में और कुछ आ जाती है, जैसे कानून का शासन हो गया, एक व्यक्ति और एक वोट हो गया, अधिकारों का सम्मान हो गया, स्वायत्तता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, मानवीय भेदभाव से निषेध हो गया, नागरिक की गरिमा आदि, ये सभी शामिल हो जाते हैं इसमें, है कि नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 74 नंबर सवाल में है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्न पर आधारित करती है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र निम्न चीज के ऊपर आधारित करेगा। किस चीज़ के ऊपर आधारित करेगा? 74 का आबादी के ऊपर जो है निर्धारित करेगा, ठीक है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जाति से कोई लेना देना नहीं है, व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आबादी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र जो है आबादी के ऊपर आधारित होता है। निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य जो है चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन करना है और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष के बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और मुख्य चुनाव का आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। तो कुल मिलाकर के आबादी ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल है, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अब आप लोग आंख बंद करके इसका आंसर क्या करेंगे? भारत को ही मारेंगे, है कि नहीं। उसके बाद 76 नंबर का सवाल है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है? हमारा 6 मौलिक अधिकार है और 11 मौलिक कर्तव्य है। अब ये कौन सा भाग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 76 का आप लोग आंसर करिएगा भाग 4 में। भाग 4 का जो का है इसमें क्या लिखा गया है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 77 नंबर, इसमें से वर्तमान के चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? ये देखिए प्रश्न पहले सेट हुआ था। 77 का आप लोग आंसर अभी तो कौन है देखिए। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन जो है ना हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अभी बहुत ही इनका नाम जो है पूरा फैला हुआ है वर्तमान चुनाव आयुक्त का, ठीक है। हर जगह बहुत बार विरोध भी हुआ, बहुत कुछ हुआ है इनके साथ में। तो ये नाम जो है ना बहुत फेमस है, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका जो नाम बताइएगा कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 77 और सामने इसका नाम लिखिएगा, ठीक है। हम समझ जाएंगे आप क्या आंसर देना चाहते हैं। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आप लोग देखिए कितना लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके लिए। अगला सवाल 78, भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा किसके ऊपर आधारित करती है? तो 78 नंबर का जो हम लोग सवाल करेंगे वो करेंगे सी, जाति के ऊपर। भारत में आरक्षित ध्यान रखिएगा, आरक्षित यहाँ पे पूछ रहा है। पहले वाला में आप लोग जो पॉपुलेशन जो मारे थे, आबादी मारे थे, वो सवाल नहीं है। जहाँ पे आरक्षित की बात होगा वहाँ पे जाति की बात होगी, है ना। तो भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा जो है जाति के ऊपर आधारित होती है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और भारत में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 और अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटों का आरक्षण है। लोकसभा में सर्वाधिक एसटी के लिए सीटों का आरक्षण मध्य प्रदेश में 6 और एससी के लिए सीटों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में 17 में है। और बिहार में विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीटों और एससी के लिए 38 सीटों के ऊपर आरक्षित प्राप्त है, ठीक है। तो ये हमेशा जाति के ऊपर डिपेंड करेगा। 79 नंबर सवाल है कि भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जा सकता है, अभी नहीं किया जाता है? 79 का आंसर करेंगे धर्म के ऊपर। भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान धर्म कारक पर विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 80 नंबर सवाल पूछ रहा है कि द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 80 नंबर का क्या आप लोग आंसर करेंगे? 80 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, ठीक है, 1979 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला सवाल है 81। सवाल क्या पूछ रहा है कि जब साथी नागरिक या फिर सरकार एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस पद के रूप में जाना जाता है?
81 का आंसर करेंगे ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, माने कि अतिक्रमण भी माना जाएगा और उल्लंघन भी माना जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, अतिक्रमण और उल्लंघन। जब साथी नागरिक या फिर सरकार के एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे तो इसे अतिक्रमण और उल्लंघन पद के रूप में जाना जाएगा। शासन व्यवस्था का सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्ति और अधिकार का स्पष्ट उल्लेख होना जो अनिवार्य होता है। ठीक है। उसके बाद 82 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब हमारा मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, आप अगर यदि 6 मौलिक अधिकार के बारे में जानते होंगे तो आप इसका आंसर बता देंगे, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। 82 का संपत्ति का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार पहले था, उसको 44वां संविधान संशोधन में जो 1978 में हुआ था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और इसे जो है संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत में कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया। अनुच्छेद 19 के 1 F के अंतर्गत में संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत में संपत्ति का मौलिक अधिकार का प्रावधान था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, जब इसको हटा दिया गया तो वर्तमान में 6 हमारा मौलिक अधिकार अभी बचे हुए हैं और हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। उसके बाद 83 नंबर का सवाल आपका है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। 83 का आप लोग करिएगा, निर्वाचन आयोग। कोई भी निर्वाचन से काम कौन करेगा, निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन आयोग ही करेगा इसका। ठीक है। चलिए अगले सवाल 84 नंबर, भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। केंद्र में गैर कांग्रेसी। ठीक है। तो 84 का क्या आंसर करेंगे, 84 का आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 1977 में। भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। भारत के केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी और 1977 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो है तत्कालीन बम्बई राज्य के 1952 से 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री 1977 से लेकर के 1979 के बीच में इनका कार्यकाल था रहे थे। मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और भारत रत्न और निशान ये पाकिस्तान भी प्राप्त इनको हो चुका है। समझे। तो मोरारजी देसाई अपने आप में एक ब्रांड थे। इन्होंने कांग्रेस का क्या किया था, एकदम हटा करके अपना प्रधानमंत्री अपने बन गए थे। उसके बाद आपका है खाली स्थान। एक मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और ज़रूरतों की उपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। 85 का आंसर करिएगा, बहुसंख्यकवाद। ठीक है। बहुसंख्यकवाद जो है एक मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और ज़रूरतों की उपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। बहुसंख्यकवाद यदि चाहे तो मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और वे जो है अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या फिर इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। लेकिन यदि बहुसंख्यक ऐसा करता है तो देश के शासन व्यवस्था में पूर्ण सहयोग अल्पसंख्यकों का प्राप्त नहीं होगी। बहुत तरह के इसमें ये रीजन रहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद 86 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 86। ठीक है। अब कथन कौन सा सत्य है, तो इसके लिए जब भी इस तरह का सवाल आपको पूछे आप सभी ऑप्शन को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा तो ही आप इसका आंसर कर पाइएगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों से आंखें मूंद लेते हैं या फिर उन्हें दबा देते हैं। सही है। उसके बाद है सामाजिक मतभेदों, विभाजनों और संघर्षों को संभालने की क्षमता एक प्रकार लोकतांत्रिक शासन का एक निश्चित प्लस पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद है कि लोकतंत्र आम तौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा संचालित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करते हैं। 86 का आप लोग को आंसर करना है, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 87 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक सरकार का गुण है। 87 का आप लोगों को आंसर करना है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि एक लोकतांत्रिक सरकार का गुण है। लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। लोकतंत्र में सभी के हितों की रक्षा होती है और लोकतंत्र में सभी को विकास का समान अवसर मिलता है। और हमारा देश कैसा है, हमारा संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक। ठीक है। हमारा देश में क्या चलता है, लोकतंत्र चलता है। एक होता है राजा तंत्र, है ना, जहाँ पे राजा ही राजा बनते हैं, वो हनन करते हैं एक तरह से। यहाँ पे हमारा क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है।
उसके बाद 88 नंबर सवाल है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो 88 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी करेंगे, लोकतंत्र। ठीक है, क्या करेंगे, लोकतंत्र करेंगे। उसके बाद 89 नंबर का सवाल जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। 89 का आप लोग क्या आंसर करेंगे, 89 का आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत बिहार राज्य के लिच्छवी गणतंत्र से हुआ था। लोकतांत्रिक शासन में जनता ही सर्वोपरि होती है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अमेरिका ने 1789 में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करी थी। ठीक है, 90 नंबर सवाल है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था। 90 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा 1917 ईस्वी में। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय तथा वर्ष 1916-17 में पड़े भीषण अकाल से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जिससे जनता आक्रोशित हुई। अंततः यह आक्रोश रूसी क्रांति में परिणत हो गया था। समझे? तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने 40 सवाल को कंप्लीट कर लिया है जीके जीएस में। और भी बढ़िया सवाल जो है अभी तक हमने पढ़ा चुका है। प्रीवियस वाले सभी वीडियो आप लोग जाकर के देखिएगा और सारे प्रश्नों का जो है आंसर हमने विस्तार में बताया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।